हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं 2026-27 में और आपका जो पेपर है वो रिटन होने वाला है, तो आज का ये महा मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 1 इंडियन पॉलिटिकल थॉट का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लेकर के आ गई हूँ, जो इस बार आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो ये जो वीडियो है हर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं की है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है एग्ज़ाम के लिए, ज़ियाउद्दीन बर्नी के राजनीतिक विचार का वर्णन कीजिए। यूनिट नंबर 2 में मैं आपको ज़ियाउद्दीन बर्नी के बारे में पूरा पढ़ा चुकी हूँ। आपका जो पेपर है इंडियन पॉलिटिकल थॉट पेपर 1 एंड जो पेपर 2 है, दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारी यूनिट्स को हमने पूरा नोट्स के साथ पहले ही कंप्लीट करा दिया है और मैंने आपसे कहा भी था कि क्लासेस कंप्लीट कराने के बाद मॉडल पेपर महा मैराथन क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से कर सकें। तो इससे पहले भी मैंने एक महा मैराथन क्लास आपके लिए अपलोड किया था, तो आई होप कि आपने वो वीडियो भी देखा होगा। जितनी वीडियोस अपलोड करती हूँ सारी वीडियोस देखा करें, तभी आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी 100% बेस्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। ज़ियाउद्दीन बर्नी मध्यकालीन भारत के प्रमुख इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक थे। जिन बच्चों ने यूनिट नंबर 2 पढ़ी होगी उन्हें अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया था। देखिए, मध्यकालीन भारत के प्रमुख विचारक में आपको ज़ियाउद्दीन बर्नी के बारे में और अबुल फजल के बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ज़ियाउद्दीन बर्नी जो थे मध्यकालीन भारत के इतिहासकार और राजनीतिक विचारक थे। उनके राजनीतिक विचारों का मुख्य आधार इस्लामी शासन व्यवस्था, न्याय और नैतिकता पर था। बर्नी का मानना था कि राज्य का संचालन धर्म और कानून के अनुसार होना चाहिए, शरीयत के हिसाब से होना चाहिए। उन्होंने शासक को न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा हितैषी होने पर बल दिया। बर्नी मानते थे कि सुल्तान को योग्य मंत्रियों की सहायता से शासन करना चाहिए तथा राज्य में शांति और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने दंड व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार, नैतिक मूल्यों को भी महत्वपूर्ण माना। बर्नी के विचारों का उद्देश्य एक सुदृढ़, अनुशासित और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 100% एग्जाम में आएगा। राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचार का वर्णन कीजिए। ये कई सालों से एग्जाम में रिपीट हो रहा है। जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वही आपको मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके राजनीतिक विचारों का आधार समाजवाद, समानता और लोकतंत्र था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा दी गई क्रांति को सप्त क्रांति यानी 7 रिवॉल्यूशंस कहा जाता है। लोहिया के अनुसार इन 7 क्रांतियों का विवरण निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला है स्त्री पुरुष समानता। लोहिया स्त्री पुरुष समानता में विश्वास रखते थे। महिलाओं और पुरुषों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो और उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए। जैसा कि पहले क्या होता था कि पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त होते थे, महिलाओं को कम प्राप्त होते थे। तो राम मनोहर लोहिया का कहना था कि समाज में स्त्री पुरुष में समानता होनी चाहिए, दोनों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, जाति प्रथा का अंत होना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का मानना था कि जाति प्रथा को समाप्त करना चाहिए, जन्म आधारित जाति व्यवस्था खत्म हो ताकि सबको समाज में समान अवसर मिल सके। तीसरा आपकी हेडिंग हो जाएगी आर्थिक समानता। संपत्ति का विकेंद्रीकरण हो और अमीरी गरीबी के बीच खाई को मिटाया जाए, ये भी मानना था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। चौथी हेडिंग आपकी हो जाएगी रंग भेद का अंत, यानी त्वचा के रंग या नस्ल के आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध करना चाहिए। जैसे अफ्रीका में गोरे काले पर काफ़ी ज़्यादा नस्ल भेद था, यूरोप में भी था। तो इस तरीके से इसको समाप्त करने की भी बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की, यानी कि धर्म यानी कि रंग के आधार पर, रंग यानी गोरे काले के आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। पांचवी हेडिंग होगी विदेशी शासन से मुक्ति। साम्राज्यवाद का विरोध और सभी देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन उन्होंने किया कि कोई भी देश किसी भी देश का गुलाम नहीं रहना चाहिए, हर एक देश को आज़ादी
होनी चाहिए, हर एक देश स्वतंत्र होना चाहिए। छठी हेडिंग होगी निजी जीवन में स्वतंत्रता। व्यक्ति के निजी जीवन में राज्य या किसी अन्य को अनावश्यक हस्तक्षेप न हो। 7वीं हेडिंग है अहिंसा और सत्याग्रह। हथियारों के बजाय शांतिपूर्ण सत्याग्रह के माध्यम से अन्याय का विरोध करना। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है, यानी कि वेरी शॉर्ट में जो आपका सेक्शन है ए होगा, ज़ियाउद्दीन बर्नी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। कई बार सेक्शन ए में पूछ चुका है। तो ज़ियाउद्दीन बर्नी की 2 रचनाओं में पहला है तारीख ए फिरोज शाही और दूसरा है फतवा ए जहांदारी। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सेक्शन ए में कई बार पूछ चुका है, श्वेतांबर क्या है। तो एग्ज़ाम में बस श्वेतांबर लिखकर आपको छोड़ देगा सेक्शन ए में, फिर आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा। तो जैन धर्म के बारे में भी यूनिट नंबर 1 में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। श्वेतांबर जैन धर्म का प्रमुख संप्रदाय था। श्वेतांबर का अर्थ है सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले लोग, यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले लोग। इस संप्रदाय में साध्वियाँ सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय अहिंसा, सत्य और तपस्या पर विशेष बल देता है। इनके अनुसार महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। ये संप्रदाय भगवान महावीर की शिक्षाओं का पालन करता है तथा जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्ग बताइए। तो इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। गौतम बुद्ध के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अष्टांग मार्ग के बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ। गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को अष्टांग मार्ग कहा जाता है। इस अष्टांग मार्ग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 8 सिद्धांत शामिल हैं। इसी वजह से इस सिद्धांत को अष्टांग मार्ग कहा जाता है। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्म। ये मैं आपको यूनिट नंबर 1 में सब डिटेल में समझा कर पढ़ा चुकी हूँ। सम्यक दृष्टि क्या है, सम्यक संकल्प क्या है, तो आप यूनिट नंबर 1 ज़रूर देखिएगा। चौथा है सम्यक कर्म, 5वां है सम्यक आजीविका, 6वां है सम्यक प्रयास और 7वां है सम्यक स्मृति, 8वां है सम्यक समाधि। अगला देखिए, लास्ट में आप लोग लिखेंगे बौद्ध धर्म में ये मार्ग दुखों से मुक्ति और सही जीवन जीने का मार्ग माना जाता है। अब आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यगात्मक विचार का वर्णन कीजिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यतागत विचार मानवता, विश्व बंधुत्व और सांस्कृतिक समन्वय पर आधारित थे। वे संकीर्ण राष्ट्रवाद और भौतिकवाद के विरोधी थे। टैगोर का मानना था कि सच्ची सभ्यता केवल आर्थिक प्रगति से नहीं बल्कि नैतिकता, प्रेम, सहिष्णुता और मानव कल्याण से विकसित होती है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक परंपरा को महत्वपूर्ण माना और पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों के समन्वय पर बल दिया। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानव के सर्वांगीण विकास और स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देना होना चाहिए। टैगोर विश्व शांति, मानव एकता और सांस्कृतिक सहयोग के समर्थक थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मनु के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो मनु के बारे में मैं आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ा चुकी हूँ, जो कि प्राचीन विचारक हैं, भारत के प्राचीन विचारक। तो मनु के सप्तांग सिद्धांत यानी कि स्टेट के 7 अंग प्राचीन भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे मनु स्मृति में बताया गया है। मनु स्मृति मनु के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। मनु के अनुसार राज्य 7 अंगों से मिलकर बना है। मनु का कहना है कि जो राज्य है वो 7 अंगों से मिलकर बना है और ये 7 अंग आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आपका कैसे होगा आंसर। पहली हेडिंग डालेंगे स्वामी, यानी पहला अंग मनु ने बताया स्वामी यानी राजा होना चाहिए, जो कि राज्य का प्रमुख होता है और शासन चलाने वाला होता है, वही राज्य को चलाता है, शासन करता है। दूसरा अंग मनु ने बताया अमात्य। अमात्य का मतलब मंत्री होना चाहिए, राजा के सलाहकार और प्रशासन चलाने वाले अधिकारी होने चाहिए। उसके अलावा तीसरा अंग मनु ने बताया जनपद यानी देश और प्रजा, राज्य की भूमि होनी चाहिए और वहाँ रहने वाली जनता होनी चाहिए। देखो देश होना चाहिए ना, कोई देश होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, उसमें रहने वाली जनता होनी चाहिए, ये भी राज्य का एक अंग है। उसके अलावा चौथा अंग है दुर्ग यानी किला,
यानी कि सुरक्षा के लिए किला भी बनाए जाने चाहिए। राज्य की रक्षा के लिए किला और सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवा है अंग कोश। पांचवा अंग है कोश यानी कि खजाना। खजाना होना चाहिए यानी कि धन कर आदि, जिससे कि राज्य की आर्थिक शक्ति होती है। उसके अलावा छठा है दंड यानी सेना या शक्ति, यानी कि सेना और कानून लागू करने की शक्ति होनी चाहिए। और सातवां अंग है मित्र यानी मित्र राज्य, अन्य राज्यों के साथ भी अच्छे संबंध होने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो मनु का सप्तांग सिद्धांत भी इम्पॉर्टेंट है और कौटिल्य का भी सप्तांग सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पहले एग्जाम में आप हेडिंग डालेंगे कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, फिर लिखेंगे कौटिल्य, जिनको देखिए चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए हैं, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। पहला अंग इन्होंने भी स्वामी यानी राजा बताया, जो राज्य के प्रमुख होते हैं, जो शासन चलाते हैं। दूसरा अंग इन्होंने भी अमात्य यानी मंत्री बताया, यानी प्रशासन में सहयोग देने वाले अधिकारी होते हैं, जो राजा होते हैं। राजा जो शासन करते हैं तो उनके प्रशासन में सहयोग देने वाले अधिकारी यानी मंत्री होने चाहिए। ये राज्य का दूसरा अंग है। तीसरा अंग इन्होंने जनपद यानी देश और प्रजा बताया, यानी भूमि और जनता होनी चाहिए, जो राज्य के आधार होते हैं। चौथा अंग इन्होंने भी दुर्ग यानी किला बताया, सुरक्षा और रक्षा व्यवस्था के लिए। पांचवा अंग इन्होंने भी कोष यानी खजाना बताया, यानी आर्थिक संसाधन और धन। और उसके अलावा देखिए दंड यानी सेना शक्ति, कानून और सुरक्षा बनाए रखने की शक्ति। और सातवां अंग मित्र राज्य के साथ यानी अच्छा संबंध होना चाहिए, बाहरी सहयोग और कूटनीति। तो ये कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कौटिल्य का मानना था कि सभी जो अंग हैं यानी राज्य के जो 7 अंग हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यदि कोई एक अंग कमजोर हो जाए तो पूरा राज्य कमजोर हो सकता है, इसीलिए सभी अंगों को मजबूत और संतुलित होना आवश्यक है। ये सिद्धांत एक संगठित और शक्तिशाली राज्य के निर्माण का आधार होता है। अगला आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आध्यात्मिक चिंतक के रूप में स्वामी विवेकानंद के विचारों का परीक्षण दीजिए। तो आध्यात्मिक चिंतक के रूप में स्वामी विवेकानंद के विचार ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। तो सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालना होगा आध्यात्मिक चिंतक के रूप में स्वामी विवेकानंद के विचारों का परीक्षण। फिर आप लिखेंगे कि स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महान आध्यात्मिक चिंतक थे। उनके विचारों में वेदांत, दर्शन, मानवता और आत्मबल का विशेष महत्व मिलता है। इनके मुख्य विचार हेडिंग डालकर लिखेंगे। पहली हेडिंग है आत्मा की दिव्यता। हर मनुष्य में ईश्वर का अंश है, इसीलिए सभी महान हैं। किसका कहना है? ये किसका विचार है? स्वामी विवेकानंद जी का। अब देखिए दूसरा इनका विचार है मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, यानी गरीब और दुखियों की सेवा को उन्होंने सबसे बड़ा धर्म माना कि जो लोग दुख हैं, जिनके जीवन में दुख है, जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने इसी चीज़ को सबसे बड़ा धर्म माना है। तीसरा इनका विचार है आत्मविश्वास और शक्ति। उन्होंने युवाओं को मजबूत, निर्भीक और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है। चौथा पॉइंट हो जाएगा, चौथा इनका विचार है धर्म की सार्वभौमिकता। सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, इसीलिए सहिष्णुता जरूरी है। स्वामी विवेकानंद का विचार है कि सभी धर्म जो होते हैं वो एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, इसीलिए सहिष्णुता का होना ज़रूरी है। पांचवा इनका विचार है, देखिए पांचवा विचार है वेदांत का प्रचार। उन्होंने वेदांत को सरल रूप से प्रस्तुत कर पूरे विश्व में फैलाया। देखिए स्वामी विवेकानंद के विचार केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यवहारिक और सामाजिक सुधार से भी जुड़े थे। उन्होंने धर्म को अंधविश्वास से अलग करके मानव कल्याण और नैतिकता से जोड़ा। उनके विचार आज भी युवाओं और समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आधुनिक भारत में पुनर्जागरण के जनक का वर्णन कीजिए। तो आधुनिक भारत के पुनर्जागरण यानी कि राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वास का विरोध किया। वे शिक्षा के समर्थक थे और उन्होंने आधुनिक शिक्षा विशेषकर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। देखिए इन्होंने सती प्रथा को समाप्त भी कर दिया था। उन्होंने ब्राह्म समाज की भी स्थापना की।
तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर समाज और धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया। उनके प्रयासों से भारतीय समाज में नई जागरूकता आई। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और तर्कवाद को बढ़ावा दिया। इस प्रकार उन्होंने भारत में आधुनिक विचारधारा और सामाजिक सुधार की नींव रखी। तो देखिए, राजा राम मोहन राय जी के बारे में मैं आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ा चुकी हूँ। पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी इन पर अपलोड कर दिया है मैंने। आपका अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां का भारत की शिक्षा व्यवस्था में योगदान का वर्णन कीजिए। तो देखिए, सर सैयद अहमद खां भारत की शिक्षा व्यवस्था में इनका योगदान हेडिंग डालकर लिखेंगे। सर सैयद अहमद खान 19वीं सदी के महान शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय, विशेष करके मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके प्रमुख योगदान है शिक्षा में। पहली हेडिंग होगी आधुनिक शिक्षा का प्रचार। उन्होंने अंग्रेजी और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। दूसरा इनका योगदान है अलीगढ़ आंदोलन, शिक्षा के माध्यम से समाज सुधार का प्रयास किया। तीसरी हेडिंग है शैक्षणिक संस्थान की स्थापना। 1975 में इन्होंने मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। चौथा इनका योगदान है सामाजिक जागरूकता, यानी शिक्षा के जरिए पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेहरू के समाजवाद को रेखांकित कीजिए। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित था, जिसमें समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास पर विशेष बल दिया गया। नेहरू का मानना था कि देश की प्रगति के लिए योजनाबद्ध विकास आवश्यक है, इसीलिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया गया। भारी उद्योगों यानी भारी उद्योग, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास को बढ़ावा देकर उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास किया। उनका उद्देश्य गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को कम करना था। साथ ही वे लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थक थे और समाजवाद को लोकतंत्र के साथ कर जोड़कर देखना चाहते थे। इस प्रकार नेहरू का समाजवाद एक व्यवहारिक और संतुलित दृष्टिकोण था, जिसने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की क्रांति का आधार क्या था। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जयप्रकाश नारायण भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जिसका उद्देश्य केवल सरकार बदलना नहीं बल्कि पूरे समाज और व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाना था। उनकी संपूर्ण क्रांति के 7 प्रमुख पक्ष थे: राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्रांति। वे राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त और लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते थे। सामाजिक स्तर पर वे जाति भेद और असमानता को समाप्त करना चाहते थे और आर्थिक क्षेत्र में गरीबों को न्याय और समान अवसर देना उनका लक्ष्य था। देखिए, शिक्षा, संस्कृति और नैतिक मूल्यों में सुधार पर भी उन्होंने जोर दिया। जयप्रकाश यानी जेपी का मानना था कि वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब व्यक्ति और समाज दोनों का समग्र विकास हो, इसीलिए उनकी क्रांति को संपूर्ण कहा गया। अगला वेरी मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रानाडे के धार्मिक सुधार का वर्णन कीजिए। तो देखिए, महादेव गोविंद रानाडे के धार्मिक सुधार। महादेव गोविंद रानाडे 19वीं सदी के प्रमुख समाज एवं धर्म सुधारक थे। उन्होंने धर्म को तर्क, नैतिकता और सामाजिक सुधार से जोड़ने का प्रयास किया। इनके प्रमुख धार्मिक सुधार हैं, जैसे कि पहला है एकेश्वरवाद का समर्थन। इन्होंने एक ही ईश्वर में विश्वास पर जोर दिया कि एक ही ईश्वर में विश्वास रखो। दूसरा इनका धर्म सुधार है अंधविश्वास का विरोध करना, यानी रूढ़ियों और कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास इन्होंने किया। तीसरा इनका सुधार है धर्म में सरलता, कर्मकांड और दिखावे का इन्होंने विरोध किया। सामाजिक समानता को इन्होंने बढ़ावा दिया, यानी कि जाति भेद और ऊंच नीच के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। महिला सुधार यानी विधवा विवाह और महिला शिक्षा का भी समर्थन किया। पहले जिन महिलाओं के पति की डेथ हो जाती थी उन्हें दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था, तो विधवा विवाह यानी कि दोबारा शादी, पुनर्विवाह करने का भी अधिकार दिया गया और महिला शिक्षा का भी इन्होंने समर्थन किया। छठा इनका
सुधार है धर्म का नैतिक आधार, यानी कि धर्म को नैतिकता और मानव कल्याण से जोड़ना। तो आज की वीडियो में जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताया है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। पूरी 100% गारंटी है कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा भी मैंने हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड की हैं, को करिकुलर की भी पूरी मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड हैं, तो आप देखकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।